नहीं बढ़ाया सीआरआर और रेपो रेट, लेकिन इस वित्त वर्ष में ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.5% किया। क्रेडिट पॉलिसी के दिन ही डॉलर ने दी रिजर्व बैंक को चुनौती। एक डॉलर का भाव 60 रुपए पर आया, रुपया 1.25% कमजोर हुआ। ग्रोथ अनुमान घटने और रुपए के टूटने से बाजार में छाई मायूसी। सेंसेक्स 1% नीचे, मिड कैप शेयरों की जोरदार पिटाई। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की शर्तें ढीली करने को तैयार। परसों सीसीए की बैठक में हो सकता है फैसला। और तेलंगाना बनेगा देश का 29वां राज्य। यूपीए ने दी मंजूरी, हैदराबाद रहेगी आंध्र और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आपने देखी अभी तक की हेडलाइंस, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं सुर्खियों में। चुनाव से पहले सरकार की वोटरों से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश। मनरेगा में 5 करोड़ लोगों को देगी मुफ्त मोबाइल फोन। मंदी से जूझ रही ऑटो कंपनियों ने सरकार से मांगी राहत। सभी ऑटो प्रोडक्ट्स पर एक्साइज में 1 तिहाई कटौती की मांग। मुंबई के होटलों की रंगत लौटाने के लिए राज्य सरकार ने एसेंचर को कंसल्टेंट नियुक्त किया। सीएनबीसी आवाज की बनाओ बिंदास मुंबई को बल मिला। मोबाइल पर टैब जैसा फील देने के लिए कंपनियों में छिड़ी जंग। सोनी एक्सपीरिया 6.4 इंच का स्मार्टफोन किया लॉन्च। क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक का पूरा फोकस रुपए पर रहा। रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि जब तक रुपए में स्थिरता नहीं आएगी, ब्याज दरों में किसी तरह की कमी करना मुमकिन नहीं होगा। आपके घर की ईएमआई नहीं घटेगी। मंदी से जूझ रही इंडस्ट्री के लिए कर्ज भी सस्ता नहीं होगा। वजह साफ है, बेबस रिजर्व बैंक गवर्नर सुब्बाराव ने एक बार फिर पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। गनीमत ये रही कि उन्होंने सीआरआर नहीं बढ़ाया। उन्होंने रेपो रेट 7.25% पर बरकरार रखा। ये वो दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को भी जस का तस रखा है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये 10.25% पर स्थिर है। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले ही एमएसएफ में 2% की बढ़ोतरी की थी। इस बार की पॉलिसी में सबकी नजर इस बात पर भी थी कि रुपए के संबंध में आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव क्या रुख अपनाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि रुपए को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं वो करेंसी बाजार में स्थिरता के बाद ही वापस लिए जाएंगे। The liquidity tightening measures instituted by the Reserve Bank over the last 2 weeks are aimed at checking undue volatility in the foreign exchange market. They will be rolled back in a calibrated manner. सरकार भी रिजर्व बैंक के फैसलों से खुश दिख रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सी रंगराजन के मुताबिक रुपए में उतार चढ़ाव रोकना इस वक्त आरबीआई की पहली प्राथमिकता है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी इस दिशा में ही है। At the present moment, the major concern of the Reserve Bank has been to reduce the volatility in the foreign exchange market and to ease the pressure on the rupee. That appears to be the dominant objective at the particular moment. मॉनेटरी पॉलिसी में चिंता की बात ये दिखी कि आरबीआई ने FY14 के लिए जीडीपी का अनुमान 5.7% से घटाकर 5.5% कर दिया है। डी सुब्बाराव ने अपने भाषण में साफ कहा कि दुनिया की इकोनॉमी काफी हद तक QE3 पर अमेरिकी फेड के फैसलों पर निर्भर है। Financial markets around the world went into a flash turmoil beginning May on the perception of an earlier than expected tapering of its quantitative easing by the US Fed. We are dependent on external flows for our financing our current account deficit. India will therefore remain vulnerable to confidence and sentiment in the global financial markets. रिजर्व बैंक की नजर महंगाई दर पर भी है। हालांकि अब सेंटर स्टेज रुपए ने ले लिया है। आरबीआई ने इस पॉलिसी में WPI महंगाई दर के 5.5% पर रहने का अनुमान जताया है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अब ब्याज दरों में कमी महंगाई दर पर नहीं, रुपए की चाल पर निर्भर रहने वाली है। ऐसे में कम से कम निकट भविष्य में तो कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। कविता कृष्णन के साथ प्रदीप पंड्या, मुंबई।
क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंकों ने फिलहाल कर्ज सस्ता होने की किसी संभावना से इनकार किया। उनका मानना है कि फंड की लागत बहुत अधिक होने से उनके हाथ बंधे हुए हैं। SBI, about 2 to 3 weeks is something that will have a normal waiting period. After that, we'll have to take a view. It will depend on the redemption pressure on this deposit. So unless there is a huge redemption, now the first thing that we have done is that the government borrowings, I think T-bills went at 11.2. So since we have excess SLR, we are not participating in the auction. So the government borrowing cost will go up tremendously. And the collateral damage, and it's a central government can perhaps run a deficit with RBI, but what happens to state governments? They would be strapped for raising further funds. First of all, the short-term borrowing cost of the banks have gone up in any case. What happens to the long-term rates really depends on the time period and how much it therefore builds in the long-term rates. And as Mr. Kamath said, it's not possible to put either a date or a specific exchange rate and say that this has been achieved. I think what will have to be watched is some trends and a multiplicity of factors. And I guess the withdrawal, as Governor has himself said, would be in a calibrated manner rather than in one go. When rates are coming down, that ultimately you have to look at the total impact on cost of funds to the bank. And as Mr. Chaudhary was pointing out, it only changes at the margin. So the cost of funds changes very slowly. So I guess we're going to have to watch the market dynamics on this, see how rates come off. And as of now, immediately we don't feel the need to raise rates, but we'll really just have to watch what happens to rates over the next 6 to 8 weeks to take a call. इंडस्ट्री रिजर्व बैंक की दरों में कोई फेरबदल न करने के फैसले से काफ़ी खुश है मगर सीसीआई प्रेसिडेंट क्रिस गोपालकृष्णन का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ग्रोथ रेट को लेकर है, जिसे रिजर्व बैंक ने घटा दिया है। हालांकि अब भी उन्हें लगता है कि सरकार कड़े फैसले ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब रुपए की मजबूती के लिए सरकार को ही बड़े फैसले लेने होंगे। In the short term, clearly, projects that have been stalled, the government is taking action in terms of clearing those projects, giving all the approvals, etc. But we need to make sure that results are seen on the ground in a timely fashion. So can we look at some transparency in the timelines? Can we look at approvals coming on time? Similarly, the government has announced foreign direct investment policy changes. So can we look at some of those projects actually fructifying at this point? सरकार भी इंडस्ट्री से सहमत दिखाई दे रही है। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रघुराम राजन ने बताया कि बढ़ते करंट अकाउंट घाटे को कम करने और रुपए की कमजोरी को थामने के लिए सरकार जल्द ही कुछ ठोस उपायों की घोषणा कर सकती है। Even as the RBI does what it needs to do, the government is exploring ways to reduce the current account deficit, including measures to reduce imports and measures to incentivize or expand exports. Consequently, we believe that the CAD will be brought down significantly this fiscal year, regardless of the growth of the outside world. आरबीआई ने साफ किया है कि रुपए में स्थिरता लाने के बाद ही सख्त कदम वापस लिए जाएंगे, लेकिन रुपए में कमजोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया ₹1 तक कमजोर होकर 60.47 के स्तर पर बंद हुआ है। हम आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों सिस्टम में लिक्विडिटी पर सख्ती बनाकर रुपए में कमजोरी की थामने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज की क्रेडिट पॉलिसी में रुपए पर ही जोर दिया गया था, लेकिन उसका असर रुपए पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब बाजार की नजर अमेरिकी फेड की 2 दिन की बैठक पर टिकी हुई है, जो आज रात से शुरू हो रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि रुपए की मजबूती के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि सरकार को भी जरूरी कदम उठाने होंगे। उनका मानना है कि इस पॉलिसी के बाद रुपए में थोड़ी बहुत स्थिरता देखने को मिल सकती है। आरबीआई से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो रुपये को स्ट्रॉन्ग कर देगी। रुपये को स्ट्रेंथ इंडिया के एक्सपोर्ट से आएगी। तो जो भी आरबीआई मेजर्स ले रहा है वो टेम्पररी नेचर के हैं, वो वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि रुपये वापस वीकन होना शुरू हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे या हमारे कोई बेसिक गवर्नमेंट से पॉलिसी का कोई क्लियर स्टांस नहीं आएगा तो रुपये वापस वीक होना शुरू हो जाएगा। आरबीआई एक सर्टेन लेवल तक ही लिक्विडिटी को रिड्यूस कर सकता है, बिकॉज ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरबीआई के माइंड में। मैं मानता हूं कि जो थोड़ा रुपये का वीकनिंग आया है,
ये कोई इतना बुरा नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था। बट जो एक्सेस वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, रिजर्व बैंक को ये कंट्रोल करनी चाहिए, और मेरा ख्याल जो कुछ पहले दिनों में मेजर्स लिए हैं इससे थोड़ा कंट्रोल आ गया है मार्केट में। और मल्टी ब्रांड रिटेल में मिल सकती है शर्तों में ढील। और मंदी के मुकाबले के लिए ऑटो सेक्टर ने रखी टैक्स में छूट की मांग। देखिए दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। सरकार मनरेगा में काम करने वालों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने की योजना बना रही है। भारत मोबाइल स्कीम के तहत ये फोन उन मजदूरों को दिया जाएगा जो मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम कर चुके हों। इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करने के लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इलेक्शन जीतने के लिए मोबाइल का कनेक्शन, क्या है सरकार की नई योजना? जी बिल्कुल, सरकार जिस नई योजना का ऐलान जल्द करने वाली है उसके नाम रखा है सरकार ने भारत मोबाइल स्कीम, और इसके तहत 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। हालांकि पहले चरण में जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन दिया जाना है वो मनरेगा के जो तहत जो काम करते हैं उनको ही मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। शर्त ये रखी जा रही है कि जिन हर परिवार के एक सदस्य को मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, और बशर्ते कि उस परिवार का कोई न कोई सदस्य मनरेगा के तहत काम कर रहा हो, लेकिन उस परिवार के एक सदस्य को कम से कम 2012 में 100 दिन का काम करना जरूरी होगा। अगर उन्होंने 2012 में 100 दिन का काम किया है तो उस परिवार के एक सदस्य को, वो भी महिला को, तवज्जो दिया जाएगा मोबाइल फ़ोन देने में। अब सवाल उठता है कि मोबाइल फ़ोन का काम क्या रहेगा। मोबाइल फ़ोन के जरिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनरेगा के तहत काम किया है तो उसकी हाजिरी लगेगी। साथ ही साथ सरकार की दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। अब अगर कंपनियों के लिहाज से देखें तो यहाँ पर जो शर्तें रखी जा रही है कि किस कंपनी को सुविधा देने का हक दिया जाएगा, इसका चयन नीलामी के जरिए किया जाएगा कि उसमें सरकारी कंपनी, निजी कंपनी दोनों भाग ले सकती हैं। लेकिन जो कंपनी नीलामी में भाग लेंगी उनको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि वो जो फ़ोन देंगे मनरेगा के तहत काम करने वालों को, उस फ़ोन की गारंटी 3 साल की होगी। उस फ़ोन पे वॉइस की सुविधा, SMS की सुविधा, दोनों सुविधा रहेंगी। मोबाइल फ़ोन के जो सेंटर होंगे, रिपेयरिंग सेंटर या कस्टमर सेंटर, वो काफ़ी नज़दीक रखे जाएंगे। तो इन तमाम शर्तों के साथ सरकार इस योजना को लॉन्च करने वाली है और उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इस बारे में संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा का दौर लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लक्ष्मण, अब रुक करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लेकर सरकार शायद कुछ शर्तों में ढील दे सकती है। ये बताएं कि इस पर गुरुवार को CCI की अहम बैठक भी होने वाली है। क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जैसा कि आपने कहा, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो होगा वो होगा कि मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI, जिसका फैसला सरकार काफ़ी दिन पहले ले चुकी है, लेकिन शर्तें इतनी कड़ी थी कि कोई FDI इस सेक्टर में अभी तक नहीं आया है। इस बारे में मल्टी ब्रांड रिटेल की जो दिग्गज कंपनियां, उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। उनमें से कुछ मांगों को सरकार मानने के लगभग मूड में है। यही वजह है कि संबंधित विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उन्हें एक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है और माना जा रहा है गुरुवार को इस पर हरी झंडी मिल सकती है। उस प्रस्ताव के तहत 4 बड़ी छूट मिल सकती है मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI करने वालों को। सबसे बड़ी छूट जो मिलने की संभावना है वो ये कि उन शहरों में भी FDI वाले मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खोले जा सकेंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। दूसरी छूट कि हर बार निवेश करने पर 50% रकम बुनियादी ढांचे में नहीं लगाना होगा, बल्कि सिर्फ पहली बार अगर निवेश करते हैं उसका 50% रकम जो है वो आपको बुनियादी ढांचे में लगाना होगा। अगर आपने SME से खरीदारी शुरू की है, खरीदारी के दौरान SME का दायरा बढ़ जाता है, $1 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है, उसके बावजूद उस SME से अगर आप खरीदारी जारी रखते हैं उस खरीदारी को 30% SME के दायरे में माना जाएगा। तो इन तमाम छूट के साथ मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI की शर्तों में रियायत देने का प्रस्ताव है, जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला इसमें हो सकता है वह है कंपनी के कंट्रोल के नियमों में सरकार फेरबदल करने का प्रस्ताव रखी है, उसे भी कैबिनेट में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, जिसके तहत कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल में बोर्ड में 2/3 हिस्सेदारी या फिर बोर्ड के मैनेजमेंट कंट्रोल को नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि कंपनी की नीतियों को जो प्रभावित करते हैं उनको भी मैनेजमेंट कंट्रोल के दायरे में लाया जाएगा। और तीसरा, विनिवेश के मोर्चे पर सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अपनी 10% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने का भी फैसला ले सकती है। यानी गुरुवार को होने वाली कैबिनेट और CCI की बैठक काफी अहम होने वाली है। जी
जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इन दोनों ही अहम खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इधर मंदी से निपटने के लिए ऑटो इंडस्ट्री और ने टैक्स छूट की मांग रखी है। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने सभी ऑटो प्रोडक्ट्स पर एक्साइज में 1/3 कटौती की मांग की है। इस खबर पर और विस्तार से जानने के लिए एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। अतुल, क्या मांगे हैं यहाँ पर सियाम की और क्या क्या चाहती है वो सरकार से? लगातार घटती बिक्री से परेशान ऑटो इंडस्ट्री ने हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखकर इंडस्ट्री के लिए स्टिमुलस पैकेज की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि जिस तरह से पिछली बार स्लोडाउन में सरकार ने स्टिमुलस पैकेज देकर एक्साइज में कटौती करके इंडस्ट्री की मदद की थी, अब बिक्री इस हद तक गिरती जा रही है कि अब इंडस्ट्री को इसी तरह की मदद की ज़रूरत है। साइम की तरफ से सरकार को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि कार, दोपहिया वाहन और बड़ी कारों के मामले में एक्साइज ड्यूटी में सरकार की तरफ से कटौती की जानी चाहिए। अभी छोटी कारों पर अगर देखें तो करीब 12% एक्साइज ड्यूटी है। इंडस्ट्री चाहती है कि इसे घटाकर 8% किया जाए। इसी तरह 1500 सीसी जैसे ज़्यादा इंजन क्षमता वाली जो कार हैं उन पे अभी 27% एक्साइज ड्यूटी लगती है। इंडस्ट्री चाहती है कि इसे घटाकर सरकार 22% करे। इसी तरह से जो कमर्शियल वाहन हैं उनकी सरकारी खरीद को बढ़ाने की बात मांग इंडस्ट्री ने की है। जेएनयूआरएम एक बड़ा फंड वहाँ पर है और बसों की खरीद के लिए करीब 10,000 बसों की खरीद होनी है और साथ ही डिफेंस में जो कमर्शियल व्हीकल खरीदे जाने हैं, इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इसमें तेजी लाए और जो ऑर्डर्स रुके हुए हैं सरकार की तरफ से उन्हें दोबारा से बहाल करे। और क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो अभी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं इंडस्ट्री के, वहाँ बिक्री का बुरा हाल रहा है। करीब 10.5% से ज़्यादा कारों की बिक्री गिरी है और जबकि 13.5% से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल की बिक्री गिरी है। अभी जो हालात हैं जिसके जैसे जो सेंटीमेंट है, खासतौर से ब्याज दरें अभी काफ़ी ऊंची हैं, साथ ही ईंधन की कीमतें लगातार पेट्रोल और डीजल की दोनों में बढ़ोतरी होती जा रही है, उससे हाल फिलहाल इंडस्ट्री को बिक्री में सुधार की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया अतुल इन डिटेल्स के लिए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से दहशत में आया बाजार। और इधर शेयर बाजार में क्या है गुलटेक टिंदानी की पसंद, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ग्रोथ पर रिजर्व बैंक के खराब अनुमान और रुपए में लौटी कमजोरी ने आज बाजार को निराशा में धकेल दिया। क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद शुरू हुआ गिरावट का दौर बढ़ता गया और बाजार बंद होने तक ये 1.25% पर पहुंच गया। लेकिन भारी हाहाकार दिखा मिड कैप शेयरों में। पिछले कई दिनों से इनकी ही ज्यादा पिटाई हो रही थी, लेकिन आज तो मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% नीचे आ गया। बाजार में आज के कारोबार को समझा रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। काफ़ी खराब कारोबार आज के सेशन में रहा। लगातार 5वें दिन बाजार कमजोरी के साथ और दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए, जो कि एक बेहद नेगेटिव संकेत है। शुरुआत बुरी नहीं थी, ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक ठाक थे, एशियाई बाजार मजबूत थे और भारतीय बाजार पॉलिसी के पहले थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए दिखे और पॉलिसी के बाद एक उछाल भी आता हुआ दिखा, क्योंकि पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक बिना किसी बदलाव के आते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद जैसे ही पॉलिसी के बाद रुपए में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, वो बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिखा और उसके बाद बाजार ने निफ्टी पर 5800 का लेवल तोड़ा और एक बार 5800 का लेवल तोड़ने के बाद कमजोरी लगातार बढ़ती रही और रुपए में भी जब 60 का लेवल टूटा तो बाजारों पर और प्रेशर आता हुआ दिखा। तो काफी हद तक कमजोर रुपए ने आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया और रही सही कसर खराब नतीजों ने भी पूरी कर दी। जाहिर तौर पर मिड कैप शेयरों पर ज्यादा दबाव दिखा और गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा थी आज और मिड कैप इंडेक्स 2.5% के नुकसान के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम कल के मुकाबले में काफी ज्यादा, इसका मतलब साफ है कि कमजोर सेशन में ज्यादा वॉल्यूम, एक और नेगेटिव संकेत। आज के सेशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों ने बाजार की कमजोरी को लीड किया। एचपी, बीपी और आईओसी जैसे शेयरों में तेज गिरावट दिखी और आईओसी में सरकार की तरफ से हिस्सेदारी बेचने की खबरों का भी एक असर देखने को मिला। रुपए की कमजोरी से ये सारी तेल कंपनियां फिसली है, लेकिन इनके अलावा बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर भी, खासतौर से ओएनजीसी जैसे दिग्गज भी काफी तेजी से टूटते हुए नजर आए। इन पावर शेयरों में आज तेज गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा में कमजोर नतीजों के बाद आज 7% की गिरावट थी। वहीं जेपी पावर के लिए बुरी खबरें थी और 16% ये स्टॉक लुढ़क गया। मेटल शेयरों में गिरावट का सिलसिला अब भी बरकरार है। हिंडाल्को में आज अच्छी खासी गिरावट हुई। वहीं सेसा और स्टेलाइट भी आज काफी कमजोरी के साथ बंद हुए। निफ्टी पे बाकी शेयर जो कमजोर थे, डीएलएफ, एनबीएफसी जैसे शेयरों का जिक्र करना होगा, जहां पर काफी तेज गिरावट दिखी। वहीं भारतीय बजाज ऑटो जैसे शेयरों में भी आज मार पड़ती हुई नजर आई। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, जेट एयरवेज जिसे एफआईपीबी की कल मंजूरी मिल गई थी आज, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक पर 8% की गिरावट आती हुई दिखी और फ्रेशनेस का भी में एफआईपीबी की मंजूरी मिलने के बाद 2.5% का उछाल दिखा। एनएफएल के डाइवेस्टमेंट को भी आज सरकार की मंजूरी मिलती हुई दिखी। लेकिन नतीजों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, कल जिनके नतीजे आए थे उनमें जेपी
इंफ्रा और जियोमेट्रिक जैसे शेयर काफी तेजी से गिरते हुए नजर आए। वहीं आज के नतीजों के दम पर दिग्गजों में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी और रिलायंस पावर के नतीजे बाजार को परेशान करते हुए दिखे और हेवल्स, शॉपर स्टॉप जैसी कंपनियों ने भी कमजोर ही नतीजे पेश किए और आज इन स्टॉक्स पर भी मार पड़ती हुई दिखी। मार्केट एक्सपर्ट कुल टेक चंदानी के मुताबिक चुनाव की घोषणा तक बाजार में अस्थिरता का माहौल जारी रहने वाला है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से निवेश के लिए एक बढ़िया मौका भी है। इलेक्शन आने वाली है और इलेक्शन के बाद क्या रुख होता है और जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगी उस दिन सेंटिमेंट विल चेंज फॉर द बेटर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े लंबे के लिए सोच के करें तो यू कैन स्टैगर योर बाइंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज बिल्कुल जीरो तो कोई कंपनी होती नहीं है। एंड इफ यू आर स्टिकिंग टू टॉप लाइन, एटलीस्ट ये तो पता ही है कि टाइम फ्रेम में पैसा तो वापस आ ही जाएगा। फोकस ऑन बैंक्स एंड फोकस ऑन टॉप लाइन कंपनीज, और जब मौका मिलेगा तब देख लेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर कंपनी। और अब देखते हैं हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से कैसे संकेत हैं। चलते हैं संदीप के पास। संदीप, ये बताइए कि किस तरह की ओपनिंग हुई है अमेरिकी बाजार की, खासतौर से अगर फेड की बैठक को हम ध्यान में रखें तो बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ ही शुरुआत देखने को मिली है यूएस के मार्केट्स में। इनफैक्ट नैस्डैक में सबसे ज्यादा तेजी का माहौल है, करीब 3-4% के आसपास के गेंस वहां देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक्स के साथ साथ हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी का माहौल आज देखने को मिला है। यही कारण है कि नैस्डैक में सबसे अच्छे गेंस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फोकस पूरी तरह से एफओएमसी की बैठक पर है जो आज शुरू हुई है। 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है और बाजार इससे संकेत लेने वाले हैं कि QE3 की जो वापसी है वो कब तक शुरू हो सकती है, उसको लेकर बाजार काफी ज्यादा चिंतित है। आपको याद होगा जब 18 और 19 जून को फेड की बैठक हुई थी, उसमें पहली बार ऐसे संकेत दिए गए थे कि QE3 को यहाँ पे कम किया जा सकता है, उसमें यहाँ पे वापसी की जा सकती है, और अब कहीं ना कहीं बाजार इसी इंडिकेशन की तलाश में है कि कब ये वापसी होगी। लेकिन आज जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो कमजोर निकल के सामने आए, चाहे वो होम प्राइसेस की बात करें, चाहे कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े हो, वो अनुमान से खराब निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार ऐसा सेंस कर रहा है कि जो बाजार अनुमान करके चल रहा है शायद उससे थोड़े देर बाद ये जो Q3 में जो वापसी है उसकी शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अक्टूबर या तो फिर दिसंबर में शायद ये जो Q3 की वापसी है उसकी शुरुआत देखने को मिल सकती है, ऐसा बाजार कहीं ना कहीं सेंस करके फिलहाल चल रहा है। तो पूरी तरह से फोकस एफएमसी की बैठक पर है, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे बड़े नतीजे भी हैं इस हफ्ते में जो कि रिलीज होने वाले हैं, उस पर भी बाजारों का फोकस रहेगा। और साथ ही साथ कल Q2 के जो GDP के आंकड़े आने वाले हैं यूएस के, उस पर भी बाजारों का फोकस रहेगा। तो कुल मिला के आर्थिक आंकड़ों और नतीजों पर फोकस है और एफएमसी की बैठक में किस तरह के इंडिकेशन निकल के आते हैं फेड चेयरमैन की ओर से, उस पर बाजार फोकस करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन हाँ जैसे कि आपने कहा संदीप की फेड की बैठक के नतीजे का इंतजार है और इसी के इंतजार में कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं, देखते हैं वहां कैसा कारोबार हो रहा है। रुपए में गिरावट से कमोडिटी बाजार को सहारा मिलता हुआ आज दिखाई दिया है। सोने चांदी दोनों की चमक बढ़ गई है। घरेलू बाजार में सोना 3.5 महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं 1.25% की तेजी के साथ ये 28,605 के लेवल पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि हम देख सकते हैं काफी फ्लैट, हम देख रहे हैं आज पूरे दिन हमने इसी लेवल के आसपास कारोबार होता हुआ देखा है। हालांकि MCX पे इसके मुकाबले ज्यादा तेजी है। रुपए की वजह से तो सोने को सहारा मिला ही है, साथ ही सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी वजह से भी हाजिर बाजार में सोना महंगा हो गया है। सोने के साथ साथ चांदी की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में 1.25% की तेजी के साथ 41,630 के लेवल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉमिक्स में हम देख सकते हैं 0.5% की कमजोरी के साथ चांदी में कारोबार हो रहा है। वहीं कच्चे तेल पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे घरेलू बाजार में फिर से हम देख सकते हैं 0.5% की तेजी दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नाइमेक्स पे अगर आप देखें तो लगभग 1.25% की कमजोरी के साथ 103 के लेवल पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के OFS का फ्लोर प्राइस 27 रुपये तय किया गया है। आज इसका शेयर 27 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। कल इसका OFS खुल रहा है। सरकार NFL में अपनी करीब 0.25% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आज ही EGM ने NFL के OFS की मंजूरी दी है। सरकार इस OFS के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए जुटाएगी। 7.64%. That translated into 3.74 crore shares. 3.74 crore. और बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPL फिक्सिंग मामले में BCCI की रिपोर्ट को किया खारिज। और अलग तेलंगाना राज्य को मिली UPA की हरी झंडी। देखिए ये दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। रिजर्व बैंक ने नहीं बढ़ाया CRR और रेपो रेट, लेकिन इस वित्त वर्ष में ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.5% किया।
क्रेडिट पॉलिसी के दिन ही डॉलर ने दी रिजर्व बैंक को चुनौती। $1 का भाव 60.5 रुपए पर आया, रुपए 0.25% कमजोर हुआ। ग्रोथ अनुमान घटने और रुपए के टूटने से बाजार में छाई मायूसी। सेंसेक्स 1.25% नीचे आया। मिड कैप शेयरों की जोरदार पिटाई। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की शर्तें ढीली करने को तैयार। परसों CCA की बैठक में हो सकता है फैसला। और तेलंगाना बनेगा देश का 29वां राज्य। यूपीए ने दी मंजूरी। हैदराबाद रहेगी आंध्रा और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी। आंध्र प्रदेश अब 2 राज्यों में बंट जाएगा। यूपीए ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा। यूपीए में कांग्रेस के साथ साथ उसके साझेदारों की भी सहमति थी। पहले यूपीए समन्वय समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से भी इसे पास करा लिया गया। अब गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद अगले 10 साल तक कॉमन कैपिटल रहेगा और वहां पर अभी भी असेंबली के और अपर हाउस के, लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस के पर्याप्त व्यवस्था है और मौजूदा व्यवस्था में ही दोनों राज्यों के कैपिटल का पूरी व्यवस्था हैदराबाद से हो सकती है। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस मामले में कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि 39 लोगों में से 10 फिलहाल फरार हैं। चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम भी शामिल है। वहीं राजस्थान रॉयल के 3 खिलाड़ी श्रीसंत, अंकित चौहान और चंदिला को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा राहुल द्रविड़ समेत 168 लोगों को गवाहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। उधर BCCI को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IPL स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच पर बनी जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद श्रीनिवासन की BCCI में वापसी अब बेहद मुश्किल दिख रही है। दरअसल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए श्रीनिवासन को BCCI के अध्यक्ष पद से हटाया गया था, क्योंकि उनके दामाद पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे। हालांकि जांच रिपोर्ट में मैयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि BCCI में श्रीनिवासन की वापसी हो सकती है। इस रिपोर्ट में मैयप्पन के अलावा राजस्थान रॉयल टीम सहित इसके मालिक राज कुंद्रा को भी क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस जांच रिपोर्ट को अवैध ठहराते हुए इस मामले की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। बिरला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में भारत का पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान से। ऐसी बड़ी खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। दिल्ली की अदालत ने बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा दी है। शहजाद पर इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मारने का आरोप था। इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकवादी पर 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2008 में हुए दिल्ली में सीरियल धमाकों के बाद आतंकवादियों की तलाश में बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। अब ब्रिटेन के वीजा के लिए 3,000 पाउंड जमा कराने होंगे। हालांकि ये रकम वहां से वापस आने पर मिल जाएगी। ये रकम हाई रिस्क देशों के नागरिकों को जमा करानी होगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, घाना को हाई रिस्क देशों की कैटेगरी में रखा गया है। भारत ने इस नियम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। VVIP हेलीकॉप्टर दलाली मामले में एक नया तथ्य सामने आया है। इटली के कोर्ट में सरकारी वकील ने दावा किया है ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के पास भारत की रक्षा मंत्रालय की 70 खुफिया फाइलें थी। वहीं इटली कोर्ट ने मामले में रक्षा मंत्री AK एंटनी को गवाही के लिए समन भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एंटनी इटली की अदालत में पेश नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में TMC को बड़ी जीत मिली है। पार्टी ने 17 में से 13 जिला पंचायतों को अपने कब्जे में कर लिया है, जबकि लेफ्ट को केवल जलपाईगुड़ी सीट ही मिली है। CPM ने TMC पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइम टेबल आ गया है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 29 मार्च 2015 को मेलबर्न में फाइनल मुकाबला होगा। इस बार टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें लीग मैच के लिए A और B ग्रुप में बांटा गया है। 44 दिनों में 49 मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के मेजबान हैं।
उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन पलट गया है। कमीशन ने 2011 यूपीपीएससी चुनाव के रिजल्ट को वापस ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमीशन के कोटा प्रणाली पर रोक लगा दी थी। छात्र यूपीपीएससी की परीक्षा के तीनों चरण में आरक्षण लगाने का विरोध कर रहे थे। और असली गैस डिस्ट्रीब्यूटरों ने रखी बिना रिकॉर्ड के सिलेंडरों की मांग। और अब टेलीकॉम ऑपरेटर की शिकायत दूर करने के लिए ट्राई ने बनाए नए नियम। देखिए ब्रेक के बाद। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अगर सहारा ग्रुप ने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना तो कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दोनों कंपनियों के साथ डायरेक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। सेबी ने कहा है कि इन कंपनियों में सुब्रत रॉय की हिस्सेदारी 70% है और ऐसी स्थिति में उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए 6 महीने की कैद या जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। सेबी के मुताबिक सहारा ने एक नहीं बल्कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। वहीं सहारा मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक टाल दी गई है। कोर्ट में आज इस मामले में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी जो सुब्रत रॉय के अलावा उनकी दोनों कंपनियों और उनके डायरेक्टरों के खिलाफ दायर की गई थी। सेबी ने गोदरेज प्रॉपर्टी से राइट्स इश्यू करने पर सफाई मांगी है। कार कंपनी मारुति क्षमता बढ़ाने के लिए 3,500 करोड़ का निवेश करेगी। देखिए ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट खबरें सिर्फ 2 मिनट में। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज से उसके राइट्स इश्यू के लिए फिर से सफाई मांगी है। ये तीसरा मौका है जब सेबी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज से इस संबंध में सफाई मांगी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज गोदरेज ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी योजना प्रस्तावित राइट्स इश्यू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की है। सेबी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज के मर्चेंट बैंकर कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी से इस बारे में ये सफाई मांगी है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस साल 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा है कि मांग में कमी के बावजूद वो 3,500 करोड़ रुपए की अपनी निवेश योजना को जारी रखेगी। कंपनी ने कहा है कि गुजरात में प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है और 2015-16 से वहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा। JSW स्टील की ओडिशा में 15,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की योजना है। इसके अलावा कंपनी कर्नाटक के बेल्लारी में 2 लाख टन सालाना क्षमता का स्टील प्लांट भी लगाएगी। कंपनी ने कहा है कि 2015-16 से इस प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। मोबाइल कंपनियों की सेवाओं से परेशान ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप अपने ऑपरेटर की किसी सर्विस से परेशान हैं, तो अपनी शिकायत आप वॉइस कॉल के अलावा ईमेल, SMS, पोस्ट या कुरियर के जरिए भी कर सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ग्राहकों की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए नियमों में ये बदलाव किए हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने इस साल 10% ज्यादा लोन देने का लक्ष्य रखा है। बैंक को इस साल 44,000 करोड़ रुपए के लोन डिसबर्समेंट की उम्मीद है। पिछले साल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर को 40,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2 अगस्त से 41 शेयरों को रजिस्टर्ड ट्रेडिंग सेगमेंट में शामिल करने का फैसला किया है। एक्सचेंज के मुताबिक बाजार में सुरक्षित कारोबार को सुनिश्चित करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से हर महीने बिना किसी रिकॉर्ड के 300 सिलेंडर देने की मांग की है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ये भी चाहते हैं कि हर ग्राहक को बिना लीकेज और नाप तौल कर सिलेंडर देने के लिए उन्हें अलग से खर्च भी दिया जाए। LPG डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक में सिलेंडर चाहते हैं। हैरानी हो रही होगी, मगर हो कुछ ऐसा ही रहा है। नेताओं और अफसरों को खुश करने के लिए LPG डिस्ट्रीब्यूटर अब बेनामी और बिना रिकॉर्ड वाले सिलेंडर चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस मामले में अपनी मांगों की लिस्ट तेल कंपनियों को सौंप दी है। डिस्ट्रीब्यूटरों ने तेल कंपनियों से हर महीने 300 बेनामी सिलेंडर की मांग की है। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और नेताओं की तरफ से अक्सर रिफिल की मांग की जाती है, जिन्हें इनकार करना उनके बस से बाहर है। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब बिना किसी रिकॉर्ड के सिलेंडर देने पर तेल कंपनियां उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा देती हैं। मान लीजिए कोई ऑफिसर ट्रांसफर होके आया कोई डिस्ट्रिक्ट का सीनियर ऑफिसर, उसका सामान वगैरह तो बाद में आएगा, लेकिन उसको आते ही वहाँ पे मकान भी चाहिए, उसकी रसोई भी चालू होनी चाहिए। तो जो उनका ऑफिस का स्टाफ है वो लोग हमसे सिलेंडर की डिमांड करते हैं कि भाई जब तक हम ट्रांसफ़र वाउचर, उनका जो गैस कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता, तब तक आप एक रिफिल दे दीजिए।
तो वो अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। हम उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ रिफिल होनी चाहिए जो हम उनको दे सकते हैं और उसका बाकायदा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे हम, और उसको ऑयल कंपनी का ऑफिसर कभी भी उसको वेरीफाई कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात पर भी राजी हैं कि अगर तेल कंपनियां उन्हें ऐसे सिलेंडर देती हैं तो वो उसका पूरा ब्यौरा रखेंगे और जरूरत पड़ने पर तेल कंपनियां इसकी जांच भी कर सकती हैं। इसके अलावा नए नियम के तहत अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने हर ग्राहक को बिना लीकेज और हर सिलेंडर तौल कर देना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि इस काम के लिए उन्हें ज्यादा डिलीवरी बॉय रखने होंगे और इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन का इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें आने वाले खर्च के लिहाज से उनका कमीशन काफी कम है। हालांकि तेल कंपनियों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर्स की इन मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उनकी मांग जायज है और पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों को उनकी समस्या का समाधान करना ही होगा। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और मुंबई के कई रेस्टोरेंट पर सर्विस टैक्स विभाग की सख्ती। और सोनी ने उतारा बड़ी स्क्रीन वाला एक्सपीरिया, देखिए इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज की बनाओ बिंदास मुंबई मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने होटल और टूरिज्म सेक्टर की दिक्कतों को दूर करने के लिए एसेंचर को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। सीएनबीसी आवाज पिछले कुछ दिनों से मुंबई को बिंदास बनाने की मुहिम छेड़े हुए है। इस मुद्दे पर और बात करने के लिए चलते हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास के पास। वीरेंद्र, ये बताइए पूरी खबर क्या है, साथ ही मुंबई में होटल और टूरिज्म सेक्टर किस तरह की दिक्कतें झेल रहा है? जी देखिए, जो सीएनबीसी आवाज ने मुहिम छेड़े हुए थी मुंबई को बिंदास बनाने की, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो कंसल्टेंसी फर्म एक्सेंचर है उसको नियुक्त किया है मुंबई में जो होटल और टूरिज्म सेक्टर की दिक्कतें हैं उनको निपटाने के लिए। एक्सेंचर सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनकी दिक्कतें सुनेगी और बाद में सरकार को सुझाव देगी कि इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मुंबई में जो होटल और टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लाइसेंस राज की दिक्कत। हर छोटी मोटी आयोजन के लिए यहाँ पर लाइसेंस लेना होता है। मैं आपको बताऊँ कि मुंबई में जो बड़े कॉन्सर्ट होते हैं उन पर 25% एंटरटेनमेंट टैक्स है। इस वजह से मुंबई में बड़े कॉन्सर्ट आयोजित नहीं हो पाते। इसके अलावा जो किसी भी होटल में लाइव म्यूजिक होता है वहाँ पर भी एंटरटेनमेंट टैक्स है। इस वजह से 5 सितारा होटलों से लगाकर जो छोटे होटल है वहाँ पर भी जो लाइव म्यूजिक है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा फैशन शो जैसे छोटे आयोजन के लिए लगभग 15 मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है सरकार से, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो ये जो लाइसेंस है ये बहुत बड़ी दिक्कत है मुंबई में जो होटल वाले हैं उनको कारोबार करने के लिए। इसके अलावा जो कॉफ़ी शॉप है वो 24 घंटे ये खोल के नहीं रह सकते। अगर हम मुंबई को इंटरनेशनल सिटी कहते हैं तो 24 घंटे मुंबई दौड़ती है और यहाँ पे इंटरनेशनल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप 24 घंटे कॉफ़ी शॉप नहीं खोलेंगे तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की जो दिक्कत है वो सभी एसेंचर सुनेगा और इनको कैसे सुलझाया जा सकता है इस पर सरकार को सुझाव देगा। और हमें अपने सूत्रों से ये खबर मिली है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही होटल सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान करने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए वीरेंद्र। इधर सर्विस टैक्स विभाग मुंबई के एसी रेस्तरां पर सख्ती से पेश आ रही है। पिछले 1 महीने से चल रहे एसी रेस्तरां के सर्च में विभाग ने पाया कि सैकड़ों ऐसे रेस्तरां हैं जिन्होंने सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अब विभाग इन रेस्तरां को समन भेज रहा है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, कितने रेस्तरां को इस तरह के समन भेजे गए और क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, हमें सर्विस टैक्स विभाग के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब मुंबई और मुंबई से बाहर जो सबर्ब्स में लोकेटेड है रेस्टोरेंट, करीब 750 ऐसे एसी रेस्टोरेंट हैं जिनको समन भेजा जाएगा जिन पे सर्विस टैक्स चोरी का आरोप है। 805 ऐसे एसी रेस्टोरेंट थे मुंबई और मुंबई से बाहर लोकेटेड। जो एसी रेस्टोरेंट हैं उन पर सर्वे किया गया और उनमें से पाया गया कि 45 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सर्विस टैक्स रेगुलरली भरते हैं। बाकी के जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो कोई सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं।
हालांकि जो एसी रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं जो नहीं भरते हैं, उन्होंने ये सफाई दी है कि उनको रूल्स और रेगुलेशन जो सर्विस टैक्स का है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। समन जो भेजा गया है उसमें साफ तौर से उनको उनके जो टैक्सेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाएंगे और जांच की जाएगी कि कब से कब तक इन्होंने सर्विस टैक्स नहीं चुकाए हैं और कितना बड़ा ये अमाउंट है यहाँ सर्विस टैक्स की चोरी का, ये भी बात अभी सामने आएगा और जांच इस पर फिलहाल चल रही है। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि करीबन एक महीने पहले भी मुंबई के जोन 1 में यहाँ पर सर्वे किए गए थे, जिसमें से 150 रेस्टोरेंट पे सर्वे हुआ था और उसमें भी पाया गया था कि सिर्फ 40 रेस्टोरेंट ही ऐसे थे जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे और सर्विस टैक्स भर रहे थे, बाकी कोई भी नहीं भर रहा था। तो आगे जो बजट में ऐलान हुए थे 12.36% के हिसाब से सर्विस टैक्स भरने का कंज्यूमर से यहाँ लिया जाता है, बट कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स ये जो एसी रेस्टोरेंट्स हैं वो नहीं चुकाते हैं। तो आगे भी जांच अभी चल रही है और एज सच अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया श्रीमी इन तमाम डिटेल्स के लिए। स्मार्टफोन के मार्केट में बिग स्क्रीन साइज का चलन है और इसे भुनाने में कोई भी कंपनी पीछे नहीं रहना चाहती। इसे बढ़ते बाजार को देखते हुए सोनी ने आज अपना एक्सपीरिया Z अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसकी स्क्रीन साइज 6.4 इंच की है। इस स्मार्टफोन को टैब और स्मार्टफोन के कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जा सकता है। सोनी ने इस फोन में अपने टेलीविजन की ब्राविया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और डिजिटल प्रिंट आउट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। सोनी एक्सपीरिया Z अल्ट्रा में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसकी कीमत 46,990 रुपए है और अगले महीने से ये स्मार्टफोन देश भर के आउटलेट्स पर मौजूद होगा। Probably there is a kind of suitable screen size, which we believe can be this kind of size. So yes, I think competition might get severe and tougher in these bigger screen phones. और अब आपको बता दें कि कल का क्या एजेंडा है। कल CNBC आवाज़ की नज़र रहेगी। अमेरिकी फेड पर डर है कि फेडरल रिजर्व QE3 प्रोग्राम को बंद करने की शुरुआत कर सकता है। इससे बाजार पर क्या असर होगा, जानने के लिए KR सिक्योरिटीज़ के देवेंद्र चौकसी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे ICICI प्रूडेंशियल AMC के MD और CEO निमेश शाह। कल जिन कंपनियों को नतीजे आने वाले हैं उनमें हमारी नज़र होगी ICICI बैंक, भारती एयरटेल, JSW स्टील और STL टेक पर। इसके अलावा कल NFL के OFS पर भी नज़र रखेंगे। इसका फ्लोर प्राइस 27 रुपये तय किया गया है। और जाते जाते हेडलाइंस एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने नहीं बढ़ाया CRR और रेपो रेट, लेकिन इस वित्त वर्ष में ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.5% किया। ट्रेड पॉलिसी के दिन ही डॉलर ने दी रिजर्व बैंक को चुनौती। एक डॉलर का भाव 7.5 रुपये पर आया, रुपया 0.25% कमजोर। ग्रोथ अनुमान घटने और रुपए के टूटने से बाजार में छाई मायूसी। सेंसेक्स 1% नीचे, मिड कैप शेयरों की जोरदार पिटाई। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की शर्तों में ढील देने की तैयारी में। परसों CCA की बैठक में हो सकता है फैसला। चुनाव से पहले सरकार की वोटरों से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश। मनरेगा में 5 करोड़ लोगों को देगी मुफ्त मोबाइल फोन। और तेलंगाना बनेगा देश का 29वां राज्य। UPA ने दी मंजूरी। हैदराबाद रहेगी आंध्रा और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।